एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन। आई एम धीरज कुमार सिन्हा। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी के बारे में जाना था। व्हाट इज यूपीएससी। आज हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि यूपीएससी का हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम लोग सिविल सर्विस के बारे में जानेंगे कि सिविल सर्विस होता क्या है, जिसको हिंदी में सिविल सेवक कहते हैं। ठीक है, सिविल सेवक, सिविल सेवक मीन्स, सिविल मीन्स जनता, और जनता के सेवक जो होते हैं वही हमारा सिविल सेवक कहलाते हैं। ठीक है, तो सिविल सेवक जो होते हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जैसे एंशियंट और मेडाइवल, एंशियंट और मेडाइवल काल से ही ये सिविल सर्विसेज चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो एंशियंट और मेडिएवल में क्या होता था कि राजतंत्र के अंतर्गत सिविल सर्विस आते थे। राजतंत्र क्या होते हैं, जिस टाइम की राजा महाराजा राज करते थे। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि राजा महाराजा जब राज करते थे उसी को हम लोग राजतंत्र कहते थे। राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, सारे क्या होते थे, राजा कहलाते थे। और उसके प्रति, उसके प्रजा में जो जनता की सेवा करता था उसी को हम लोग सिविल सेवक कहते थे। ठीक है, जो परंपरागत तौर पे अपॉइंट होते थे। जैसे कोई राजा है, उसकी जो सेवा करने वाला है उसको सिविल सेवक कहेंगे। तो सिविल सेवक जैसे ही वो रिटायर होता है या बुढ़ा हो जाता है तो उसका बेटा मीन्स सिविल सेवक का जो संतान होगा वही अगला सिविल सेवक कहलाएगा और वो राजा की सेवा करेगा। तो इसीलिए एंशियंट और मेडाइवल में परंपरागत और जातीय सिविल सेवक हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज का टाइम आया 1600 ईस्वी में। भारत में भी अंग्रेज आए। क्यों आए, व्यापार करने आए, है ना। उस टाइम क्या हुआ करता था कि योग्य सिविल सेवक मीन्स एजुकेटेड सिविल सेवक बनाने की तैयारी चल रही थी। अंग्रेजों ने एक योग्य सिविल सेवक दिया। इसलिए कहा भी जाता है कि भारत में योग्य सिविल सेवक करता कौन है, तो वो श्रेय किसको जाता है, ब्रिटिश को जाता है, अंग्रेज को जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड में सिविल सेवक का एक परिभाषा दिया। उस परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि क्राउन के वे सभी सेवक जो सैन्य, व्यापारिक और न्याय से भिन्न कार्य करते हैं। मीन्स सैन्य, व्यापारिक और न्याय के अलावा या उससे अलग जो कार्य करते हैं वही हमारा सिविल सेवक कहलाते हैं, सिविल सर्विस कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज इंग्लैंड से भारत व्यापार करने आए। उसके बाद 1765 में क्लाइव एक गवर्नर हुआ करते थे जो बंगाल में दैद शासन लेकर आए, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि रेवेन्यू मीन्स राजस्व का जो कार्य होगा वो ब्रिटिश करेंगे, जो अंग्रेज हुआ करते हैं वो करेंगे, लेकिन उसकी देखभाल, निजामत जिसको कहते हैं, वो कौन करेगा, बंगाल के नवाब जो होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो बंगाल के जो नवाब थे वो क्या करते थे, राजस्व जो हुआ करता था रेवेन्यू, उसका कार्य तो ब्रिटिश करते थे, लेकिन वो कार्य हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी देखभाल करने के लिए निजामत हुआ करते थे जो उस प्रदेश के नवाब के हाथ में हुआ करता था। ठीक है, उसी टाइम में एक ऑफिसर रैंक भी बना करता था, ऑफिसर रैंक, जिस रैंक के तहत क्या होता था, अभी भी रैंक होता है। जैसे यूपीएससी कोई क्वालिफाई करता है और आईएएस का पोस्ट लेता है तो वो 17 से 18 साल में क्या बन जाता है, चीफ सेक्रेटरी बन जाता है। उसी टाइप से एक ऑफिसर रैंक हुआ करता था उस टाइम। कब, 1765 के आसपास। उसमें क्या हुआ करते थे कि सबसे नीचे वाला जो पोस्ट हुआ करता था वो अप्रेंटिस कहलाता था। उससे अपॉइंट होकर वो राइटर बन जाता था। उसके बाद
फैक्टर बन जाता था, फिर जूनियर मर्चेंट बनता था और उसके बाद सीनियर मर्चेंट बनता था। ठीक है, तो अप्रेंटिस के बाद अगर उसे राइटर बनना है तो उसको 7 वर्ष इंतजार करना पड़ता था। मतलब अप्रेंटिस से राइटर बनने के लिए 7 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक वो पोस्टेड हो जाता था राइटर में। उसके बाद 5 वर्ष में वो फैक्टर बन जाता था और 5 वर्ष के 3 साल बाद जूनियर मर्चेंट बन जाता था और जूनियर मर्चेंट के 3 साल बाद, ये 3 साल बाद वो सीनियर मर्चेंट बन जाता था। ठीक है, और ये जितने भी ऑफिसर हुआ करते थे, जैसे अप्रेंटिस, राइटर, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, ये जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो जहां भी शासन करते थे वो टैक्स कलेक्शन में करप्शन करते थे, भ्रष्टाचार किया करते थे और ऊपरी इनकम कमाया करते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अभी ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार करप्शन बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो करप्शन को रोकने के लिए 1772 में वेरिंग हेस्टिंग, ठीक है, जिन्होंने मर्चेंट, जो सीनियर मर्चेंट हुआ करते थे ऑफिसर, उनमें से कुछ ऑफिसर्स को निकाल करके एक कलेक्टर जो अभी भी कलेक्टर से आप जानते होंगे कि यूपीएससी एग्जाम देने के बाद जो ऑफिसर बनता है आईएएस जिसको बोलते हैं, वो कलेक्टर भी कहलाता है। तो 1772 में वेरिंग हेस्टिंग ने एक कलेक्टर का पद बनाया। ठीक है, पद बनाया क्यों, किसके लिए, एक करप्शन को रोकने के लिए। ठीक है, तो कलेक्टर शब्द आज से नहीं 1772 से ही सुनता आया जा रहा है, देखता आया जा रहा है। ठीक है, तो कलेक्टर पद बनाया, कौन बनाया, वेरिंग हेस्टिंग ने बनाया। ठीक है, इसीलिए सिविल सर्विस या सिविल सेवक का प्रारंभकर्ता वेरिंग हेस्टिंग को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि सिविल सर्विस का प्रारंभकर्ता कौन थे, तो वेरिंग हेस्टिंग को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 1772 में करप्शन को रोकने के लिए कलेक्टर पद बनाया था। ठीक है, उसके बाद 1785 में कार्नवालिस आए। कार्नवालिस, ये सब टर्म्स जो है, वेरिंग हेस्टिंग, कार्नवालिस, ये सब हिस्ट्री का टर्म्स है, कुछ पॉलिटिकल टर्म्स भी ऐड है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, जो कि आगे आप समझेंगे। ठीक है, तो 1785 में कार्नवालिस आए। ठीक है, अब कार्नवालिस आए और उन्होंने सिविल सर्विस का पिता कहा जाता है। किनको, कार्नवालिस को सिविल सर्विस का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिविल सर्विस में प्रशासनिक सुधार किए थे, कुछ प्रशासनिक सुधार था उन्होंने किए थे, इसीलिए सिविल सर्विस का पिता कार्नवालिस को कहा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी एग्जाम्स में भी आ जाते हैं कि सिविल सर्विस का पिता किसको कहते हैं, तो कार्नवालिस को कहते हैं, और सिविल सर्विस के प्रारंभकर्ता किसको कहते हैं, तो वेरिंग हेस्टिंग को कहते हैं। ठीक है, तो कार्नवालिस जी ने सिविल सर्विस में प्रशासनिक सुधार किए। वो सुधार कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहला सुधार ये है कि इन्होंने सिविल सर्विस में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को लेकर आए। ठीक है, इन्होंने जब सुधार किया, उन्होंने एक नियम बनाया जिसके अंतर्गत क्या बोले, और क्या आया कि सिविल सर्विस में ईमानदारी आई और सत्यनिष्ठा आया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स लेकर आए। एक टर्म है ये, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, जिसके अनुसार सिविल सर्विस में अनुशासन आया। क्या होता है, अभी भी जो एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करते हैं कि ऑफिस खोलना होता है 10 बजे, लेकिन पहुंचते हैं 11 बजे 12 बजे। जैसे आप टीचर को ही ले लीजिए, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं स्कूल्स के, उनको पहुंचना होता है 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, लेकिन पहुंचते हैं 11-12 बजे। तो उसी को क्या किए कि कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स के द्वारा क्या किया कि अनुशासन आया, वो टाइम से ऑफिस आना शुरू किए। ठीक है, तीसरा इन्होंने सुधार क्या किया कि यूरोपीयकरण का सिद्धांत लेकर आए। यूरोपीयकरण का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है
कि भारतीय को, जो भारतीय लोग हैं, जैसे हम लोग हुआ करते थे कब, 1785 के आसपास, इन्होंने कहा कि भारतीयों को क्लर्क का पोस्ट दिया जाए, यानी पद दिया जाए। जितने भी भारतीय हैं अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उनको क्लर्क का पोस्ट दिया जाए। और यूरोपियन, जितने भी यूरोपियन कंट्री होते थे, ब्रिटेन, ये सब, वहां के जो लोग होते थे उनको उच्च पद दिया जाए। ठीक है, तो ये सब सुधार किए। चौथा सुधार क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट सुधार, इसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। ये लेकर आए, डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर आए। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो राजस्व की जो देखभाल करने के लिए होता है, वो कार्य कलेक्टर को दिया जाए। ठीक है, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश जो खुद संभालता था। डिवीजन ऑफ वर्क के अंतर्गत क्या कहा गया कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो कलेक्टर को दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसपी का पोस्ट बनाया जाए, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो आईपीएस होता है वही तो अभी एसपी कहलाता है। ठीक है, और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाए। वो किन्होंने कहा, कॉर्नवालिस ने कहा। ठीक है, कॉर्नवालिस ने डिवीजन ऑफ वर्क किया, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, ये कहा। ठीक है, उसके बाद 1833 में मेरिट ब्यूरोक्रेसी की मांग की गई। मेरिट ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, पहले क्या हुआ करता था कि अंग्रेज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे, उसी के अंतर्गत सिविल सेवक की चयन कर लिया जाता था, चाहे वो कैसा भी हो, योग्य हो या ना हो। ठीक है, तो 1833 में मेरिट ब्यूरोक्रेसी की मांग की गई। ठीक है, कि मेरिट बेस्ड सिविल सेवक की चयन किया जाए। ठीक है, वही 1853 में एक एक्ट बना और मेरिट ब्यूरोक्रेसी को लागू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1854 में मैकाले आयोग बना। मैकाले आयोग में ये कहा गया, कुछ शर्तें था, वो कहा गया, क्या शर्तें था कि अब क्या होना चाहिए कि सिविल सेवक के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए, जो कि लंदन में होगा, अंग्रेजी इंग्लिश भाषा में होगी और साल में एक बार वार्षिकी होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या कही गई कि ईच देम यंग होनी चाहिए। मीन्स कि जो भी सिविल सेवक बनना चाहते हैं उनकी मैक्सिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1855 में सिविल सर्विस की एग्जाम शुरू हो गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कि सिविल सर्विस का एग्जाम कब से शुरू हुआ, तो 1855 में शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद 1865 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भारत के थे, जिन्होंने पहला भारतीय जो थे, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर पहला भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विस की एग्जाम पास किया। ठीक है, उसके बाद बहुत से लोग हुए जो कि सिविल सर्विस का एग्जाम पास किए और सिविल सेवक बने। ठीक है, लेकिन उन्हीं सभी में से एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुआ करते थे, जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम पास किए। ठीक है, और उन्होंने ये समझा कि ये सिविल सर्विस को पास करना कितना कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि उसकी उम्र रखी गई थी 21 वर्ष, अंग्रेजी में एग्जाम होना था, जो कि लंदन में ही होना था। इंडिया से लंदन एग्जाम देने जाना पॉसिबल नहीं था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एग्जाम को बहुत कठिन समझते हुए भारतीयों के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसको कहा गया सिविल सर्विसेज भारतीय आंदोलन। ठीक है,
इसके अंतर्गत इन्होंने डिमांड किया कि सिविल सर्विस का एग्जाम भारत में हो, भारत में सिविल सर्विस का एग्जाम हो, आयु सीमा एज लिमिट जो है 21 वर्ष है वो बढ़ा दी जाए, और भारतीय भाषा में हो, मीन्स भारत में जो हिंदी मुख्य भाषा होती है वो हिंदी में हो, और भारतीयों को आरक्षण दिया जाए, ठीक है, रिजर्वेशन भारतीयों को दिया जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम भारत में करवाए जाने की मांग की थी। किन्होंने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। उसके बाद 1923 में ली आयोग बना, ठीक है, ली आयोग, ये भी याद रखने की चीज है। ली आयोग बना जिसके अंतर्गत 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक में मैक्सिमम आपको ये डेटा दिया जाता है कि हिस्ट्री के बारे में, जहां भी आप हिस्ट्री सर्च कीजिएगा यूपीएससी का, तो 1926 में निकल कर आएगा कि 1926 से इंडिया में मतलब यूपीएससी का एग्जाम होना शुरू हुआ। लेकिन उसका इतिहास सारा ये सब है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। केंद्र के लिए यूपीएससी का एग्जाम और स्टेट के लिए स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम। यूपीएससी के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, व्हाट इज यूपीएससी के वीडियो में, वो वहां पे आपको इसका और भी डिटेल्स मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया यूपीएससी और स्टेट पीसीएस किसके थ्रू। 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, केंद्र के लिए यूपीएससी और हर एक स्टेट के लिए स्टेट पीसीएस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस जो होता है एक स्वतंत्र और संविधानिक आयोग है, कमीशन है, ठीक है, संस्था है। ये दोनों जो है स्वतंत्र और संविधानिक एक संगठन है, बोल सकते हैं, या संस्था बोल सकते हैं, जो कि जिसका उल्लेख आपको संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 335 से 323 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूपीएससी के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है। तो यूपीएससी का जो कमीशन है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं और 10 लगभग सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, जिसका सिलेक्शन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो ये दोनों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और स्टेट पीसीएस का जो होता है उसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं और 9 से 10 सदस्य होते हैं। वो इसका चयन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, जो कि स्टेट में जो भी राज्यपाल होते हैं, तो ये दोनों का जो सिलेक्शन करते हैं वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और यूपीएससी का जो चेयरमैन और मेंबर होता है उसका सिलेक्शन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो मेंबर और चेयरमैन है उनकी योग्यता की बात करें तो भारत सरकार और राज्य सरकार किन्हीं में कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कार्य का एक्सपीरियंस। या तो वो भारत सरकार के अंतर्गत 10 साल काम किए हों या राज्य सरकार के अंतर्गत 10 साल काम किए हों, ठीक है। और ये कार्य समय कितना होता है, कितने समय तक ये अध्यक्ष या सदस्य बने रह सकते हैं, उसका भी उल्लेख किया गया है। वो ये है कम से कम 6 वर्ष तक, मतलब 6 वर्ष तक ये या तो अध्यक्ष या तो सदस्य बन सकते हैं यूपीएससी का। 6 वर्ष से ज्यादा सदस्य या तो अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, और 65 वर्ष की आयु तक ये सदस्य बने रह सकते हैं, ठीक है। वही स्टेट पीसीएस में बात करें तो इसमें भी अध्यक्ष या सदस्य 6 वर्ष तक बने रह सकते हैं, और 62 वर्ष तक की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक ये अध्यक्ष या सदस्य बनकर रह सकते हैं, ठीक है। तो ये था यूपीएससी के हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ये पूरा जो है वो यूपीएससी का हिस्ट्री है, ठीक है। तो
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपीएससी की सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।